महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के गलियों में हर गांव में एक चेहरा दिखाई पड़ रहा है आजकल। वो चेहरा जो मेरे साथ बैठे हुए शख्स हैं उनका है। मैं खोजते खोजते इनके पास पहुंचा। ये चेहरा गलियों में क्यों दिखाई पड़ता है, मैंने इनके बारे में पता किया तो ये पता चला कि हिमाचल प्रदेश में आईजी पोस्ट पे तैनात भी हैं। मैंने सोचा कि आईजी पोस्ट पे तैनात हैं फिर भी गलियों में लोगों से मिलना जुलना क्या बात है। सबसे पहले मैं इन्हीं से पूछूंगा, सर आप गलियों में घूम रहे हैं, गांव की गलियों में, जबकि आप शिमला में तैनात हैं स्वर्ग में, और गांव की गलियों में आ रहे हैं, गांव के लोगों का दर्द हाल चाल सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या कारण है? धन्यवाद, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूं और कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। मेरा तो जन्मकर्म ही गांव में हुआ है, इसलिए जब भी मैं छुट्टी आता हूं तो अपने गांव में, गांव के अगल बगल के गांव में मैं घूमते रहता हूं। और आजकल शादी विवाह का सीज़न है, इसलिए भी हमारा आना जाना जो पिछले कई वर्षों से छूटा था, तो लोग जानते हैं कि आए हुए हैं तो बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं, इसलिए जाना पड़ता है। और ज़माना सोशल मीडिया का है, इसलिए मैं ज़्यादा दिख रहा हूँ। ज़्यादा दिख रहे हैं। सर खुद बताइए, आप हिमाचल प्रदेश में आईजी पद पर हैं? हाँ, मैं हिमाचल पुलिस में आईजी पद पर तैनात हूँ और पुलिस सर्विस से पहले मैं एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हूँ। मूलतः मैं सारण जिला का रहने वाला हूँ और यहाँ के एक गांव है टेहड़ा, यहाँ का रहने वाला हूँ। गांव से पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय, उसके बाद फ़ौज में गया। फ़ौज में 6-7 साल हमने देश की सेवा किया है। पंजाब में आतंकवाद से लड़ाई लड़ी, कारगिल और पुंछ राजौरी में मैं रहा हूँ, वहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रहा हूँ। और उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी किया, क्वालिफाई किया, हिमाचल कैडर मिला और 2000 साल से मैं ईयर 2000 से मैं हिमाचल पुलिस में हूँ। लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, लोग अंदाज़ा यह लगा रहे हैं 2024 आने वाला है, चुनाव का घमासान मचा हुआ, हर कैंडिडेट क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आपका पर्पस कहीं वो तो नहीं है? देखिए, हर समय कोई ना कोई चुनाव चलते रहता है जी। तो जब भी कोई बड़ा अधिकारी या कोई खास व्यक्ति क्षेत्र में आता है तो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से जो लोग सक्रिय होते हैं वो आकर्षित होते हैं उनके तरफ कि कहीं ये चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में अनेक लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हुआ है। और लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से लोग मेरे इस आगमन को स्वागत कर रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, वैसे तो 30-35 साल से मैं सर्विस कर रहा हूँ, छुट्टियों में ही आता रहा हूँ। लोगों ने चाहा, जनता, क्योंकि लोकतंत्र की मालिक तो जनता होती है, अगर आपको सपोर्ट की तो क्या आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, अभी तो मेरी सर्विस है, तो जब तक सर्विस में हूँ तो आपको नियम पता ही होगा कि चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। लेकिन हम अगर रिटायरमेंट होता है और जनता इस तरह से हमें चाहती है, पसंद करती है, हमें आमंत्रण देती है, तो सेवा तो हम करते रहे हैं, सेवा से जुड़े रहे हैं। कभी भारतीय सेना में सेवा किया, पुलिस सेवा में किया, तो हम करते रहेंगे और हम विचार करेंगे इस पर कि सर आप छपरा के हैं, बिहारी हैं और आप हिमाचल प्रदेश में आईजी हैं, बड़े पोस्ट पे हैं। बिहार कहाँ पीछा लगता है आपको, ये बात कहाँ दिख रहा है? देखिए, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। मैं भारतीय सेना छोड़कर 94 में बाहर आया और 94 में मैं दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पदस्थापित हुआ। और उसी समय से मैं सुन रहा हूँ कि अगर किसी को इल ड्रेस्ड बोलना हो, इल मैनर्ड बोलना हो या छोटी मोटी गाली देना हो तो उसको बिहारी लोग बोलते हैं। तो ये पीड़ा से मैं गुजरा हूँ और व्यथित हूँ। जहाँ तक हिमाचल की बात है, एक बहुत ही विकसित हिल स्टेट है
और हमें इस बात की पीड़ा रहती है कि हमारा बिहार जो एक समय में वन ऑफ द बेस्ट गवर्नड स्टेट्स था, पिछले 40-45 साल से विकास के तमाम पायदान पर भारत में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, गरीब राज्य है। यहाँ बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भुखमरी है, और भी जितने पैरामीटर्स है उस पर हम लोग पिछड़े हुए हैं। और ये भी स्थिति है कि ऐसा नहीं कि एक पार्टी की सरकार है, सरकारें बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदला। सरकार बदले, नेता बदल गए, राजनेता बदल गए, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। ये बड़ी ही चिंतनीय स्थिति है। ऐसा लगता है कि केवल सरकार बदलने से नहीं होगा, एक तो पूरे आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, जिसमें आपको मालूम होगा जैसे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान यहीं से किया था। उस संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य अनेक थे, उसमें एक उद्देश्य था सरकार परिवर्तन करना। इसके अलावा एक सामाजिक बदलाव की बात थी, सांस्कृतिक बदलाव की बात थी, आर्थिक बदलाव की बात थी, है ना। जो सोच में बदलाव की बात थी, जो जरूरी है। जेपी के अधूरे सपने को पूरे नहीं किए और अपने सपने पूरे करने लगे, जेपी के अधूरे सपने को पूरे नहीं किए, जो उनका प्रोडक्ट है। हम नाम नहीं पकड़ना चाहता हूँ सर। अगर आप को जनता ने चुनाव जिता दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 2-3 काम ऐसा क्या करेंगे कि महाराजगंज की जनता, बिहार की जनता खुश? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरे जो काका थे वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और जयप्रकाश नारायण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। 42 का जो अगस्त क्रांति आंदोलन था उसमें भी उनके सहयोगी रहे थे। बचपन में जब मेरा नामकरण हुआ तो मेरा नामकरण हमारे उसी काका ने किया, जयप्रकाश। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैं इसी सोच के साथ बड़ा हुआ कि मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश नारायण भी हमारे सारण के हैं, मैं भी यहीं का हूँ। तो ये विचार बार बार मेरे मन में आता है कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूँ कि लोग कहें कि सारण ने एक नहीं 2-2 जयप्रकाश दिया है। वो तो बहुत बड़े आदमी थे, हम तो 5-10% भी उनके पदचिन्हों पे अगर चलें तो इसी में मेरी सार्थकता है। लेकिन ये है मेरे मन में विचार और संकल्प है कि आने वाले समय में अगर मौका मिलेगा, ये मौका तो रिटायरमेंट से पहले मिल नहीं सकता, रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो जेपी के अधूरे स्वप्न को पूरे करने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ और मन, वाणी और कर्म से, तन मन धन से उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगूंगा मैं। सर फिर भी 1-2 उदाहरण तो दीजिए बिहार। आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप देखिए अभी छपरा में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। हर जगह सरकार ही काम करे जरूरी नहीं है। सो महाराजगंज क्षेत्र में क्यों नहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बन सकता है? हम अगर अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर 2-4 यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज ला दें, 1-आध मेडिकल कॉलेज ला दें, 2-4 मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस ला दें, तो हमारे यहाँ के जो छात्र बाहर पढ़ने जा रहे हैं और गरीब परिवार का जो पैसा बाहर जा रहा है, लड़कों को यहीं पे वो तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा यहीं पर मिल जाएगी। और आने वाले समय में उसी आधार पर जब हमारे यहाँ से बच्चे ट्रेन निकलने लगेंगे, रोजगार सृजन के लिए प्रयास किया जा सकता है। पहले यहाँ पर अनेक चीनी मिल थे, आज वो चीनी मिल नहीं है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फूड पैकेजिंग है, अन्न तो यहाँ, जब अन्न यहाँ पैदा होता है और हमारे यहाँ के लोग छोटे पर वाटर स्पोर्ट्स आ सकता है, बाहर से लोग घूमने के लिए आ सकते हैं। हमारे सारण जिला में ही देखिए तो इतने हमारे अच्छे देवी देवताओं के स्थान हैं, गौतम ऋषि आश्रम है, इधर थावे भवानी है, और इस तरह के जो अनेक स्थान हैं उसको एक टूरिस्ट कॉरिडोर बना दीजिए तो बाहर के लोग आकर यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पर्यटन का विकास संभव है। यहाँ पर तमाम इस तरह के इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, कल कारखाने रोजगार आ सकते हैं। और इस स्टेट ऑफ द आर्ट अगर कोचिंग सेंटर ही चला दिया जाए तो हमारे यहाँ के जो बच्चे कोटा में जा रहे हैं कोचिंग करने के लिए इंजीनियरिंग का, वो नहीं जाएंगे तो भी हमारे यहाँ हज़ारों करोड़ रुपए की बचत होगी हमारे गरीब लोगों की।
तो हमारे ही यहाँ के लोग जो आईआईटी पढ़े हुए हैं वो लोग कोटा में पढ़ा रहे हैं। अच्छे इंस्टीट्यूशंस अगर खोल दिया जाए तो वो लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे और यहाँ का पैसा यहीं रह जाएगा और हमारे लोग इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो जाएंगे। सो एक नहीं अनेक चीज़ें की जा सकती है। ये तो करने वाले की इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है और उसका बाहर के लोगों से कैसे कैसे कॉन्टैक्ट्स हैं, रिलेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, उस पर निर्भर होता है। अल्टीमेटली आप देखिए कि हर राज्य इन्वेस्टर समिट करता है, तो सरकार का जो इकबाल होता है, सरकार का जो रसूख होता है, उसी आधार पर तो बाहर से उद्योगपतियों को बुलाकर और इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। उसी तरह से अगर सांसद का व्यक्तिगत रसूख है, व्यक्तिगत संबंध है बड़े बड़े उद्योगपतियों से या ऐसे लोगों से जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, 10-20 इंस्टीट्यूशन, उनको कहिए कि एक तो इंस्टीट्यूशन हमारे क्षेत्र में ला दीजिए, तो बहुत उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारा क्षेत्र है, इसमें इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे, इसमें रोजगार सृजन भी हो सकता है और अन्य प्रकार के काम किया जा सकते हैं। अगर भविष्य में ऐसा कुछ मौका मिला तो इन सब चीज़ों को करने का मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। पॉलिटिशियन जो होता है उसका छवि कुछ डेंजर टाइप का होता है, बाहुबल का होता है, बाहुबल के दृष्टि से देखा जाता है। आपको भी पता उस पर कितने एक्ट लगे हो रहते हैं। आप पे तो एक भी एक्ट नहीं है, आप बाहुबल नहीं है। कैसे समाज के बीच में, जनता के बीच में अपना छवि पॉलिटिशियन के जैसा पेश करेंगे? देखिए, आपने जी छवि की बात की, वो तो कायदे से होना ही नहीं चाहिए। 1993 में एक बोहरा कमेटी रिपोर्ट आई थी। उस समय के यूनियन गृह सचिव थे NN बोहरा साहब, बाद में जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने। उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से राजनेताओं में, अफसरों में, क्रिमिनल्स में और इस तरह का एक नेक्सस बना हुआ है। इसी को तो तोड़ने की ज़रूरत है। तो ये समय एक था जब बाहुबल और धन बल के आधार पर ये सब चीज़ें हो रहा है। लेकिन अब देश हमारा आगे बढ़ रहा है, सुधार हो रहा है और हम लोग आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं, जिसमें बाहुबल और धन बल का कोई गुंजाइश नहीं है। बाहुबल और धन बल के आधार पर अब नहीं चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग बहुत एक सशक्त बॉडी बन गया है और इतने पैरामीटर्स पे काम हो रहे हैं, इतने उसमें व्यवस्थाएं की गई है कि कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। मैं कई इलेक्शंस में मैं खुद ऑब्जर्वर रहा हूँ। SP के रूप में हमने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हमने कंडक्ट किया हूँ। समझता हूँ आने वाले समय में लोगों को स्वच्छ छवि का ही आदमी चाहिए, जो बाहर से भी साफ दिखे और अंदर से भी साफ हो। बाहर से साफ लेकिन भीतर से मलिन तो बहुत लोग हैं। लेकिन लोगों को अब ज़रूरत है कि जिसमें क्षमता हो और जिसमें नियत हो। बिना क्षमता का आदमी विकास नहीं कर सकता। खाली नियत होने से और क्षमता हो तो विकास नहीं कर सकते, और क्षमता हो और नियत हो तो भी विकास नहीं हो सकता। लोगों को क्षमतावान भी आदमी चाहिए और सही नियत का भी आदमी चाहिए। आजकल का आदमी, आज की जनता वो बाहुबली और धनबली पसंद नहीं है, विकास करने वाले लोग पसंद हैं। इसलिए जब ऐसी स्थिति होगी और हम आएंगे तो मुझे पूरा यकीन है हमारे जैसे लोगों को हमारे लोग पसंद करेंगे। जनता से तो मैं ये कहूँगा कि वो तो चुनाव के समय में जितने लोग मैदान में हैं, एक चीज़ देखिए कि इसमें कौन योग्य है और किसकी सबसे अच्छी नीयत है विकास करने की और लोक कल्याणकारी काम करने की। उसी को आप चुनिए, आप श्रेष्ठ चुनिए, बेस्ट चुनिए। ये छपरा के लाल हिमाचल प्रदेश में IG पद पे हैं और हमसे बात कर रहे थे। अगर बिहार को बदलना है, क्योंकि ये तो पद पे थे तो इनके भी मन में पीड़ा था कि बिहार की स्थिति ये है, देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि पद पे थे। लेकिन जब इनकी रिटायरमेंट की समय आ रही है तो सोच रहे कि अब पूरी जीवन मैं बिहार के लोगों के साथ बिहार में दूं और बिहार बदलने की प्रयत्न करूं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलकर एक प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं। तो इनका कहना है या मेरा कहना है, आप सब भी जानते हैं कि बिहार वही बदल सकता है जिसको शिक्षा का महत्व मालूम है। बिहार वही बदल सकता है जिसको बिहार पीछे जाने का दर्द हो। आप उसी आदमी का सपोर्ट करें जो शिक्षा से परे हो, शिक्षा को समझता हो। जो लोग शिक्षा को समझते नहीं हैं वो क्या शिक्षा को महत्व देंगे।
अशिक्षित लोग को वोट हम देते हैं, वो जाकर अपने बारे में सोचते हैं, शिक्षा के बारे में नहीं सोचते नहीं, जिसके कारण हमारे बिहार के बच्चे को भविष्य बर्बाद होता है। हम मानते हैं कि आईएएस आईपीएस सबसे ज़्यादा, ये भी आईएएस आईपीएस हैं सर, ये आईपीएस आईएएस सबसे ज़्यादा बिहार देता है, लेकिन कहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं इस पे भी ध्यान देना चाहिए। सर ने बताया कि अगर यहाँ शिक्षा का हब बने तो यहाँ आकर ही बच्चे पढ़ेंगे तो यहाँ करोड़ों रुपया अरबों खरबों रुपया का भी बचत बिहार को होगा, डेवलपमेंट में वो इन्वेस्टमेंट होगा। आगे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू, नमस्कार।